Good afternoon. Good afternoon, everybody. Now today we are discuss about bacteria. अभी तक के जो भी हमने पिछले लेक्चर जितने भी किए हैं ना, सबके सब में हमने क्या पढ़ा था? वायरस के बारे में। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ओके। बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज, और क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक। तो इतना सारा आज हम लोगों को पढ़ना है कि इसके फीचर्स क्या हैं। ओके। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसकी हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में क्या, किसने इसको पहले डिस्कवर्ड किया, किसने बैक्टीरियम टर्म दिया, ओके, किसने कल्चर किया, ये सारी चीजें आज हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके। नाउ स्टार्ट। ओके। देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले क्या है, बैक्टीरिया देखते हैं कि हिस्ट्री। ओके। हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले कौन है? एंटनी वॉन लीवनहॉक। ठीक। एंटनी वॉन लीवनहॉक है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। देखेंगे ये क्या किया था इन्होंने, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा बैक्टीरिया के केस में। एंटनी वॉन लीवनहॉक 1683 ये डच ऑब्जर्व द स्मॉल और टिनी एनी मॉलिक्यूल in sewage water, saliva, and tooth scum. Okay, and tooth scum under his crude microscope, and these animalcules were later known as bacteria. इन्होंने क्या देखा? जो एंटनी वॉन लीवन हाक थे, इन्होंने 1683 में क्या देखा कि छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। किसमें? सीवेज वाटर में, सलाइवा में, ठीक है, टूथ स्कम। तो टूथ स्कम क्या होता है? इस तरह से जो हमारे टीथ होते हैं ना, उनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, तो वो स्पेस होता है वहां पे इस टाइप से येलोइश येलोइश कलर का ये जो एक सबस्टेंसेस लग जाता है। जैसे कि हम लोग सुबह जब सो के उठते हैं ना, तो देखते हैं कि जब हम उस पर टंग लगाते हैं, ठीक, जब टंग लगाते हैं तो इसमें एक फील होता है कि हमारे जो टीथ है ना, उसके ऊपर एक लेयर टाइप की बनी हुई है। ठीक। तो वो क्या है? तो वो है टूथ स्कम। ठीक। इन सब में इन्होंने सबसे निकाला, और निकालने के बाद में उसे देखा माइक्रोस्कोप में, और उसी छोटे छोटे एनिमॉलिक्यूल जो थे ना, ठीक, उसी को बाद में इन्होंने क्या टर्म दिया? बैक्टीरिया। ओके। अब इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। दूसरे साइंटिस्ट कौन है? एरनबर्ग। 1829 में। ठीक है। एरनबर्ग आए कब? 1829 में। गैव द टर्म बैक्टीरियम। इन्होंने क्या दिया? टर्म जो था ना, बैक्टीरियम टर्म दिया। इन्होंने बैक्टीरियम टर्म दिया। ओके। फिर इसके बाद में कौन आते हैं? लीनियस। ओके। लीनियस ने क्या किया? इसको वर्म्स में प्लेस किया। ठीक है। जीनस जो वर्म्स था उसमें इसको क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। फिर इसके बाद में नागेली क्लासिफाइड द बैक्टीरिया अंडर साइजोमाइसिटीज। ओके। किसमें किया? इन्होंने नागेली ने इसको क्लासिफाइड किया किसके अंदर? साइजोमाइसिटीज के अंदर। ओके। लुइस पास्चर। लुइस पास्चर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? लुइस पास्चर गैव द टर्म जर्म थ्योरी। ठीक है। इन्होंने टर्म दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एज ए रिपोर्टेड दैट सर्टेन डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉज्ड बाय देम। इन्होंने क्या जर्म थ्योरी दी, और उसमें बताया कि जो उसमें इन्होंने एक रिपोर्ट दी, और उसमें बताया प्लांट और एनिमल में कुछ डिजीज कॉज हो रही है। ठीक। जो जर्म थ्योरी के थ्रू इन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन किया उसे और रिपोर्ट किया। ठीक। फिर इसके बाद में रॉबर्ट कॉक आते हैं। रॉबर्ट कॉक इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया है सबसे पहले बैक्टीरिया को कल्चर। ठीक है। कल्चर्ड किया किसको? बैक्टीरिया को। ओके। तो ये चीज याद रखनी है ना। कल्चर्ड किसने किया है? जर्म थ्योरी किसने दी? जर्म थ्योरी लुइस पास्चर ने दी। रॉबर्ट कॉक ने क्या किया? कल्चर किया बैक्टीरिया को। साइजोमाइसिटीज के अंदर अंडर किसने क्लासिफाइड किया? नागेली ने। फिर इसके बाद में जीनस वर्म में किसने रखा इसको? तो लीनियस ने रखा। ठीक। और बैक्टीरियम टर्म किसके द्वारा? वो एहरनबर्ग के द्वारा दिया गया। ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जोहन लिस्टर स्टार्ट द एंटीसेप्टिक सर्जरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी।
जो जोहन लेस्टर थे, इन्होंने क्या किया, एंटीसेप्टिक सर्जरी स्टार्ट की यूजिंग द कार्बोलिक एसिड। कौन सा यहाँ पे केमिकल यूज किया, कार्बोलिक एसिड। कौन सा एसिड यूज किया यहाँ पे, कार्बोलिक एसिड, एज ए डिसइंफेक्टेंट। किसके फॉर्म में, डिसइंफेक्टेड, इन्फेक्टेंट के फॉर्म में इसे यूज किया, किसको, कार्बोलिक एसिड को। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। ओके, जो बैक्टीरियोलॉजी होती है क्या है, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया को स्टडी करने की एक ब्रांच है। ठीक, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया किसके अंदर होगा, बैक्टीरियोलॉजी के। ओके, फिर इसके बाद में एंटोनी वॉन लीवनहॉक इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। और एंटोनी वॉन लीवनहॉक कौन है, एक डच ऑब्जर्व स्मॉल, इन्होंने ही क्या बताया था कि टूथ स्कम लिया, सलाइवा लिया, सीवेज वाटर लिया, उसके अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टिनी एनी मॉलिक्यूल्स देखे, उसी को नाम क्या दिया था, बैक्टीरिया। कब दिया था, 1683 में। ठीक है, तभी ये कौन है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। तो ये हमारी क्या है, स्टडी, यहाँ ये जो है पूरी हिस्ट्री थी बैक्टीरिया की। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स और बैक्टीरिया की सेल्स। ओके, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं फिर। बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, विदाउट वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड ईआर। बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और ईआर। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैसे हैं, अनडिफाइंड मैनर, अनडिफाइंड है इसमें। ओके, वेल डिफाइंड नहीं है, जिनको हम लोग इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडी है या ईआर है। ठीक है, बहुत मतलब जब डेवलप्ड नहीं हुआ हुआ कुछ भी, तो उससे कैसे पता लगा पाएंगे कि हमारा ये कौन सा ऑर्गेनेल्स है। ओके, बैक्टीरिया आर द ऑलमोस्ट मोस्ट abundant and simplest organism, and these were abundant for over 2 billion years ago before the appearance of eukaryotic in the world। ठीक, बैक्टीरिया क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है और बहुत ज्यादा, मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा पाया जाने वाला, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैसा ऑर्गेनिज्म है ये, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। एंड, और ये कब कब अबंडेंट था, कब से अबंडेंट है, जो हमारे यूकैरियोटिक आए थे उनसे 2 बिलियन ईयर पहले ही ये क्या था, अबंडेंट था। मतलब बहुत ज्यादा ये पहले ही पाया, 2 बिलियन ईयर पहले ही पाया गया था। ओके, तभी ये बहुत ज्यादा अबंडेंट था, बहुत ज्यादा पाया जाता था। दीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटमोस्फियर एंड सॉइल। देखिए ये वाली लाइन क्या कह रही है, दीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटमोस्फियर एंड द सॉइल। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पूरा बता रहा है कि बैक्टीरिया हमारा क्या करता है, डिकम्पोजिशन करता है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर उसकी डेथ होती है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, अगर उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो डेथ बॉडी क्या है, पड़ी रहेगी। जब वो पड़ी रहेगी तो फिर इस टाइप से, तो आज क्या होता, पूरे पूरा जो हमारा अर्थ है ना, उस पर क्या होता, बहुत सारी ऐसे डेथ बॉडी पड़ी होती है। ठीक, बहुत सारे जो प्लांट हैं उनके जो क्या कहते हैं, जो पार्ट्स जो हैं वो भी पड़े होते हैं, जो क्या हुए, डिकम्पोज नहीं हुए। तो बैक्टीरिया क्या करता है, उनको डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज करने से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देखा होगा आपने कि कभी कोई छोटा मोटा जैसे जानवर मर जाता है या कोई पेड़ है छोटा मोटा टूट के गिर जाता है, फिर वो कुछ दिन बाद क्या होता है, वहां पे उसमें सड़न होने लगती है। ठीक है, और वहां पे गल जाता है। वो गलने के बाद में वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो मिट्टी में पूरा कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये चीज है, दीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटमोस्फियर एंड सॉइल। ठीक, फर्दर दीज बैक्टीरिया मेक लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल एज द परफॉर्म द इंटीग्रल फंक्शंस एज द डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फर्दर दीज बैक्टीरिया मेक लाइफ,
ऑन द अर्थ। बैक्टीरिया ही क्या है, लाइफ को फॉर्म करता है और पॉसिबल है द परफॉर्म द इंटीग्रल फंक्शन, और क्या करता है, इंटीग्रल फंक्शन को परफॉर्म करके एज डिकम्पोजर क्या करता है, एज ए डिकम्पोजर ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो वो क्या करता है, जितने भी हमारे डेथ बॉडी होती है, जितना भी डेथ मटेरियल है, उसको क्या करता है, धीमे धीमे डिकम्पोज करता है। तो डिकम्पोज करने के बाद में वो सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, इससे क्या है, लाइफ पॉसिबल होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, देखते हैं बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियल सेल है ना, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, वो चीज हम लोगों को जाननी है। तो देखिए, सबसे यहाँ पे पहले इतना पार्ट लेंगे, क्या लेंगे, इतना पार्ट लेंगे, हम लोग इधर रख लेते हैं। ओके, इधर रख लिया। इसमें आपको 3 लेयर्स दिख रही होंगी। ओके, 3 लेयर्स दिख रही होंगी, और इसमें से देखना फिम्बरी कहाँ से निकलता है। ओके, कौन से वाले हमारे लेयर जो होती है ना बैक्टीरिया की, मतलब बैक्टीरिया की सेल्स की, जिससे हमारी फिम्बरी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, चारों तरफ एक कवर मिलेगा। ठीक, मान लो इसका हमने यहाँ पे रख लिया, फिर इसके बाद में क्या किया, एक लाइन ए, ठीक है, दूसरी लाइन, ठीक, तीसरी, मान लीजिए ये 3 लेयर है। ओके, और इसे इस टाइप से निकाल देते हैं, और थोड़ा क्या करते हैं, और अच्छे से बना लेते हैं, फिर समझ में अच्छे से आएगा। ये रहा, फिर इसके बाद में ये, सॉरी, ओके, और लास्ट में ये, ठीक, ये स्ट्रक्चर किसका है, जो पूरा, जिसमें क्या है, सबसे बाहर का ये कौन सी लेयर है, कैप्सूल। ओके, कैप्सूल क्या है, आउटर लेयर, मान लो ये आउटर लेयर कौन सी है, कैप्सूल है। फिर इसके बाद में मिडिल में कौन सी है, सेल वाल। ठीक, जो येलो कलर की इसमें यहाँ पे दिख रही है ना, ये क्या है, ये सेल वाल है। फिर सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखेंगे कैप्सूल, सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे बना के दिखाया है। इसमें देखिए ये जो है ना, अंदर से आ रहा है बाहर, तो ये क्या, फिम्बरी है। फिम्बरी हमारा कहाँ से इवॉल्व हुआ है, वो हमारा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, तो इस टाइप से 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे। पहला से आउटर मोस्ट कौन सा होगा, कैप्सूल होगा, फिर कौन सा होगा, सेल वाल होगा, सेल वाल के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स देखिए यहाँ पे किस तरह से बिखरे हुए पड़े हुए हैं। ठीक, राइबोसोम्स इस तरह से यहाँ पे क्या है, बिखरे हुए पड़े हुए हैं, इस टाइप से। ओके, फिर इसके बाद में ये पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, ये चीज, ये क्या है, न्यूक्लियोइड्स है, क्या है, न्यूक्लियोइड्स है। ओके, न्यूक्लियोइड्स है, न्यूक्लियोइड्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड्स के अंदर क्रोमोसोम्स है। ओके, क्रोमोसोम्स कौन सा है, डीएनए क्रोमोसोम। ओके, तो ये हमारे फिम्बरी, फिम्बरी किससे निकल के आए हैं, फिम्बरी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसके बाद में इंक्लूजन, ये क्या है हमारा पार्ट, इंक्लूजन और फ्लैजिलम। ओके, एक बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग जर्नल कैरेक्टर्स पे। ठीक? क्या देखने हैं हम लोगों को, जर्नल कैरेक्टर्स देखने। ठीक, तो जर्नल कैरेक्टर में सारे कैरेक्टर हम लोगों को याद नहीं रखने हैं, इसमें कुछ कैरेक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको याद रखना है। ठीक, तो देखते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया आर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, कैसा है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, बहुत ज्यादा छोटा है, सिंपलेस्ट है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, और प्रिमिटिव एंड लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसा, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, बहुत छोटा है, सिंपल भी है, यूनिसेलुलर भी है,
प्रोकैरियोटिक है और प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले से पाया जाने वाला। ओके, फिर इसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, दे आर कॉस्मोपोलिटेंट एंड अकर्स इन वाटर, सॉइल्स, इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक, तो कहाँ कहाँ मिलेगा, वाटर में भी मिलेगा, सॉइल में भी मिलेगा, एयर में भी, एनिमल में भी और प्लांट में भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, कॉस्मोपोलिटेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी। ओके, सर्वव्यापी, हर जगह पाया जाने वाला। बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हर जगह पे पाया जाता है, तभी इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटेंट। ठीक, देखते हैं थर्ड पॉइंट, दे आर फाउंड इन स्नो, ठीक, एज वेल एज इन हॉट वाटर स्ट्रीम। अब देखिए बर्फ में भी मिलेगा और जो हॉट वाटर स्ट्रीम होती है ना, जो वाटर की स्ट्रीम होती है उसमें भी मिलेगा। तो समझ लो जब हॉट वाटर स्ट्रीम में मिल रहा है तो हर जगह मिलना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे क्या है, स्नो वाटर, ठीक, स्नो, ठीक, स्नो मतलब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, जब ये बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे भी मिलेगा और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी मिलेगा, तभी ये क्या है, कॉस्मोपोलिटेंट। ठीक, कॉस्मोपोलिटेंट है। फिर फोर्थ, दे में बी स्फेरिकल, ठीक, इसके शेप कैसे हो, या तो स्फेरिकल भी होगा, एलोंगेटेड भी होगा, रॉड लाइक, एंड सम आर द वेरियसली स्पाइरल। ठीक, तो इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर भी मिलेंगे। फिर इसका स्ट्रक्चर वाला जो है ना, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन इसका शेप के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखेंगे, कैसा स्फेरिकल होता है, एलोंगेटेड होता है, रॉड लाइक होता है, एंड सम वेरियस स्पाइरल्स। तो ये सारे चीज हम लोग किस में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसको क्लासिफिकेशन में। ओके, डिटेल में। तो इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में, डिटेल में। फिर इसके बाद में, दे कॉमनली अकर्स सिंगली बट इन फ्यू स्पीसीज, इंडिविजुअल आर अटैच टू फॉर्म ए चैन लाइक स्ट्रक्चर। मोस्टली क्या होता है कि ये इस टाइप से सिंगल मिलते हैं। ओके, इस टाइप सिंगल मिलते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, इसमें इनका ग्रुप भी मिलता है, कुछ इस टाइप से चैन बना लेते हैं। ओके, इस टाइप से चैन भी बना लेते हैं। ठीक, इनका अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी इनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब क्लासिफिकेशन का नंबर आएगा। ओके, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, केवल कैरेक्टर्स देखने हैं। अब देखते हैं सिक्स नंबर, बैक्टीरिया हैव ए रिजिड सेल वॉल। कैसा है, इसके पास बहुत ज्यादा रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक है, और जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, ये रिजिड सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्लांट का। ओके, प्लांट्स जो होते हैं ना, उनकी भी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है। ओके, कंपोज्ड ऑफ द सबस्टेंट इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, और जबकि प्लांट की देखते हैं ना, प्लांट और किसकी, एल्गल सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज का। ठीक, किसका बना होता है, सेलुलोज का। तो देखें, बाय कंट्रास्ट द सेलुलोज इज मेन सबस्टेंसेस ऑफ द प्लांट एंड एल्गल सेल वॉल। ठीक, सेलुलोज किसके लिए मेन सबस्टेंसेस है, प्लांट की सेल वॉल और एल्गल सेल वॉल के लिए, और जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन याद रखेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स वाला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में सेवन, सम बैक्टीरिया हैव वन और मैनी हेयर्स लाइक बिफ्लेजला। इसके पास क्या है, देखिए फ्लेजला के अकॉर्डिंग भी इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसके बाद वाला जो हम बनाएंगे ना पूरा, उसमें यही सब आपको देखने को मिलेगा कि फ्लैजिला है, कि इनका शेप कैसा है और इनका मतलब अरेंजमेंट कैसा है, कि ये इनका ग्रुप कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब देखिए फ्लैजिला, फ्लैजिला प्रोवाइड द पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। तो फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे क्या करता है, हेल्प करता है बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए। ठीक, तो ये याद रखेंगे कि बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए फ्लैजिला क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इन द बैक्टीरियल सेल वॉल ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड, तो इनका जो न्यूक्लियस है तो कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। द न्यूक्लियस डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस होता है उसके पास कोई भी अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स लाइक ए
typical eukaryotic cells and the histone protein do not remain attached to the DNA helix. इसकी जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या है, डीएनए हेलिक्स से अटैच नहीं होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होती है। ओके, तो क्या क्या रखना है इसमें याद, एक तो सबसे पहले इसकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है, दूसरा जो चारों तरफ इसके क्या होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी नहीं होती है। ओके, न्यूक्लियोलस तो होता है इसके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद में क्रोमोसोम स्कैटर्ड फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यूकैरियोटिक सेल कैसे, टिपिकली यूकैरियोटिक सेल किस तरह से होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक सेल में स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए मिलते हैं, तो इसमें भी बिखरे हुए क्रोमोसोम्स मिलते हैं। एंड हिस्टोन प्रोटीन डू नॉट रिमेन अटैच्ड विद द डीएनए हेलिक्स। ओके, डीएनए हेलिक्स से कोई भी हिस्टोन प्रोटीन क्या है, अटैच नहीं होता है, तो उसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है। ओके, तो इतना समझ में आया। तो इसमें कौन कौन सा हमें ज्यादा याद रखना है, एक सिक्स वाला जो पॉइंट है। ओके, कॉस्मोपॉलिटेंट याद रखना, क्या होता है कॉस्मोपॉलिटेंट, ठीक, और इसमें एक एट्थ वाला, तो ये सब क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो जितना भी है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फोर्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स, इन सब का क्या करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, इन द बैक्टीरियल सेल in the center of the cytoplasm there is a clear portion, ठीक है, which is called the nucleoids। क्या जो क्लियर पोर्शन दिखता है ना उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। ओके, और जीनोफोर, तो जीनोफोर या न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं, सेंटर में पाया जाने वाला एक क्लियर, ठीक, एक क्लियर पोर्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। इन द न्यूक्लियोइड ये लॉन्ग रिंग्ड डीएनए फिलामेंट कैसा होता है, रिंग्ड डीएनए फिलामेंट होता है, लॉन्ग होता है, फोल्डेड एट सम प्लेसेस इन इज फाउंड, ठीक है, कहीं कहीं पे क्या है ये कैसा मिलता है, फोल्डेड फॉर्म में मिलता है। ओके, फिर इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, द न्यूक्लियर मटेरियल फाउंड इन द बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर मटेरियल फाउंड इन द बैक्टीरिया इज टर्म एज ए इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक, जो इसमें क्या होता है न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना वो पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ओके, अब देखें ये वाला पॉइंट, इन बैक्टीरिया द प्रोटोप्लाज्म इज आइदर ग्रेनुलर, ठीक है, इसका प्रोटोप्लाज्म कैसा हो सकता है, या तो ग्रेनुलर हो सकता है और देम फॉर्म ऑफ द ट्रांसपेरेंट फ्लूइड सब्सटेंसेस, और क्या करता है ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड सब्सटेंस को फॉर्म करता है, ग्लाइकन ग्लाइकोजन फैट एंड, ठीक, वोलुटिन ग्रेन्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा, ग्लाइकोजन्स मिलेगा, फैट मिलेगा और वोलुटिन ग्रेन्यूल्स भी मिलेंगे। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरिया जो है प्रोटोप्लाज्म में आइदर ग्रेनुलर होगा और इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसपेरेंट फ्लूइड सब्सटेंस के फॉर्म में, फिर इसके बाद में ग्लाइकोजन फैट एंड वोलेटिन ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में ये सारे ग्लाइकोजन फैट एंड वोलेटिन ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं हम नया सेल ऑर्गेनेल लाइक प्लास्टिड, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईटीसी आर अब्सेंट इन द बैक्टीरिया, तो क्या है इसमें प्लास्टिड भी नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है इसमें अब्सेंट होते हैं। ओके, तो इतना देख लिया, तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक, राइबोसोम्स कैसा होता है इसमें, राइबोसोम्स इसमें होता है 70s टाइप का, आर फाउंड इन द फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना इस टाइप से प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर क्या है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, दे आर जर्नली इन द फॉर्म ऑफ द पोलिसोम, किसके फॉर्म में मिलेगा, पोलिसोम के फॉर्म में, इन द इन बैक्टीरिया, ठीक है, इन द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में क्या कैसा अब्सेंट इन द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में कैसा होगा अब्सेंट होगा,
बैक्टीरिया जर्नली रिप्रोड्यूस्ड बाय द वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मेथड। तो इसका क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, या तो वेजिटेटिव होगा या तो कैसा होगा, एसेक्सुअल। ओके, इन सम बैक्टीरिया द कंजुगेशन टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, कंजुगेशन टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, एज मस्ट ऑफ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या है, वो स्प्लिटिंग के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद सो दे आर प्लेस्ड इन द फाइलम साइजोमाइसिटीज। ठीक, साइजोमाइसिटीज क्या होता है, साइजोमाइसिटीज हमारी एल्गी है। ओके, एल्गी है, लेकिन इसमें क्या स्प्लिटिंग, जहां से स्प्लिटिंग मतलब ये बैक्टीरिया है, यहां से स्प्लिट हुआ तो फिर ये दो बैक्टीरिया बन गए। ठीक है, फिर इनमें स्प्लिटिंग हुई तो फिर इससे भी कई सारे बन जाएंगे। जरूरी नहीं दो ही बने, जितनी जगह स्प्लिटिंग होगी उतनी जगह ये बन जाएंगे। उसकी वजह से इसको किस में रखा गया, साइजोमाइसिटीज में रखा गया। ठीक है, स्प्लिटिंग की वजह से इसको किस में रखा गया, साइजोमाइसिटीज में। और देखिए इसमें लास्ट वाला पॉइंट, The great majority of bacteria are useful to live communities। ठीक है, तो जितनी भी लाइव कम्युनिटीज है ना, उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा ग्रेट मेजोरिटी मिलेगी। ओके, एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिके एंड रिसाइकलिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, डिके एंड रिसाइकलिंग ऑफ द ऑर्गेनिक, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको क्या करते हैं, ये सॉइल में डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे सेशन तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी आपके सामने कल ही लाने वाला हूँ। तो आज के लिए थैंक यू।